घबराओ मत, हमें महाफ़िज़ समझो अपना, वहाँ की दीवारों को तकती। वो अचानक चौंकी, इसके सामने ही एक स्याह रंग के ट्राउज़र और स्याह ही शर्ट पहने, सर पर सलीके से स्कार्फ़ लिए, एक 22-25 साला लड़की खड़ी थी। अलमहरिया ने नज़रें घुमाकर इस कमरे में देखा, जहाँ अब एक और लड़की मौजूद थी। वो जिस दिन होश में आए थे, इन्हें इल्म हुआ था कि वो अब किसी मुहाफ़िज़ के हाथ में हैं, मगर वो इस दिन से बस खामोश थी और खामोशी से इस कमरे को तकती रहती। आज जब अचानक इस 16 साल की लड़की को एक लड़की ले जाने आई, तो वो चीख उठी थी। एक-एक करके वो हर लड़की को वहाँ से भेज चुके थे और वो तो इन सब में से छोटी थी। जब इसकी हरकत का इल्म फलक को हुआ, तो वो खुद इससे बात करने के लिए आई थी। देखो, तुमने अब तक अपने घर का, अपने घर वालों का किसी को नहीं बताया। क्या तुम्हें यहाँ से अपने मुल्क नहीं जाना? इसकी बात पर अलमहरिया चौंकी। अपने मुल्क? हम कहाँ हैं? वो अचानक से उठ खड़ी हुई। इसकी आंखों में सख्त संजीदगी थी, गुस्सा था। इसने अपने अंदर का डर अपने अंदर ही रखा और डर हमेशा अंदर ही रखना चाहिए। कभी भी अपने सामने वाले पर अपने डर को आशना करके अपनी कमज़ोरी का पता नहीं देना चाहिए। दुश्मन को और चाहिए ही क्या होता है आपकी कमज़ोरी। वो जिस पर पैर रखकर आपको सूली पर चढ़ा दे, आपको रोन दे। ये ही इसने ना किया था। वो बहुत मुहतात होकर हर कदम लेना चाहती थी। तुम इस वक़्त अपने मुल्क नहीं हो। तुम सबको पाकिस्तान से यहाँ लाया गया था। क्या तुम अब बताओगी कि तुम्हारा घर कहाँ है? ये ने सोचो कि वो लड़कियां कहाँ हैं। वो लड़कियां इस वक्त जहाँ जहाँ से लाई गई थी, वहाँ भेज दी गई हैं। शायद से तुम्हें यकीन नहीं। रुको। फलक रुकी। फिर इसने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर इसमें से कुछ तलाशा। फिर मतलूबा चीज़ मिलने पर अलमहरिया के सामने अपने फ़ोन की स्क्रीन की, जिसमें वो बारी बारी लड़कियों की तस्वीर दिखा रही थी, जो अपने दोस्तों के साथ थी। ये भी अब अपने मुल्क वापस जा रही हैं। हम तुम्हें यूं ही किसी के हवाले नहीं कर सकते। तुम्हारी जान को अब भी खतरा हो सकता है। अक्सर दुश्मन अपने ही घर में मौजूद होता है। इसलिए जो जो जानती हो बता दो, हम तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेंगे। फलक अब अपना फ़ोन वापस रखती हुई इसे बताने लगी। मैं किसी की बातों पर यकीन नहीं कर सकती और ये 2023 हैं, जहाँ आराम से तस्वीर एडिट भी हो जाती है। इसलिए मुझे पागल बनाना बंद करो। इसे इसकी माँ बाप के पास भेजने की बजाय इन्हें यहाँ बुलाओ, वरना वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अलमहरिया इस बच्ची के सामने आई लड़की, वो एक यतीम खाने से उठाई हुई बच्ची है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तरह बाकियों के घर वाले भी अंधे होते हैं जो अपनी बेटियों पर नज़र न रखें? तुम्हारे अलावा हर लड़की एक यतीम खाने से उठाई गई थी यहाँ बेचने को। इसे हमें वापस भेजा है इसके इन अपनों के पास, जो खून के ना सही मगर इसके अपने ज़रूर हैं। अगर तुम्हें यकीन करना है तो करो, वरना हम तुम्हें यकीन दिलाने को नहीं बैठे। फलक अब की बार सख्त लहजा अपनाकर इस लड़की के पास आई, जो खामोश थी। मगर फलक के साथ निकलने से पहले वो अलमहरिया से गले लगकर इसे शुक्रिया कहती बाहर निकली, जबकि अलमहरिया की नज़रों ने आखिर तक इसका पीछा किया था। बॉस कहाँ है? फलक शाम के वक़्त वला से बाहर निकलकर साइड पर आई, जहाँ पहले से ही राफ़े खड़ा था, अंदर अपने पसंदीदा मुश्किलें में मसरूफ़। राफ़े सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ता इसे जवाब देता हुआ बोला, जबकि वह सिगरेट की स्मेल पर कोफ्त के अंदाज में हाथ से धुआं हटाती हुई अंदर की जानिब बढ़ी, जहाँ सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। ज़मीन पर मुर्दा हालत में चंद अफराद बैठे अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। जिस्म की कोई भी जगह खून से पाक ना थी, जबकि चेहरे से भी खून टपक टपक कर ज़मीन को सुर्ख किए जा रहा था। ऐसे में इन सब के सामने कुर्सी पर बैठे शख्स ने
अपना हाथ रुमाल से साफ किया। स्याह जीन्स पर स्याह शर्ट से निकलते कसरती बाजू, हाथ की उभरती नसें। इसके अंदर उठते अश्ताल की गवाह थी। वो इसकी जाने पुश्त किए हुए था। तभी वो जेब से फ़ोन निकालकर इसके बगल में जा खड़ी हुई। बॉस, ये मसला अब तक हल नहीं हुआ। वो फ़ोन आगे करती हुई बोली, जब कुर्सी पर बैठे शख्स ने नज़र घुमाए बिना इसके हाथ से फ़ोन लेने से इनकार किया। इसके हाथ के इशारे पर ही वो फ़ोन वापस जेब में रख गई। मैं सोच रही थी इसे भी किसी यतीम। फलक की बात अभी ज़बान से मुकम्मल तौर पर अदा ना हुई जब अचानक वो उठ खड़ा हुआ। खड़े होते ही इसने साइड पर रखा अपना कोट उठाया। कोट को पहनते हुए इसने रुख मोड़ा। आई एम सॉरी। वो भूल गई। तभी वो संभली। मेरा मतलब मैं खुद देखती हूँ बॉस। वो लब काट कर अपना जुमला दुरुस्त तो कर गई, मगर ज़राम अरकान दमान माफिया बॉस के चेहरे पर से संजीदगी और वहशत कम न हुई थी। तभी फलक का ध्यान इन अफराद पर गया जो बारी बारी अब ज़मीन पर ढह गए थे। ज़राम अरकान ने आज तक किसी को भी जिंदा ना छोड़ा था। इसका हाथ जिसको भी छू जाता था वो शख्स अपनी जान से हाथ गंवा बैठता था। इसे ऑफिस में लाओ, वो बोलकर रुका नहीं। बिना किसी जानिब निगाह डाले वो बाहर की जानिब बढ़ गया। इसकी चाल काफ़ी तेज थी। इससे भी ज़्यादा वो चील की निगाह रखने वाला शख्स किसी की भी जान निकालते वक्त रहम न खाता था। आपका शुक्रिया भाई। वो अभी गार्डन अबूर करने ही लगा था जब अंदर से वही लड़की निकलती हुई रुक कर इससे बोली। ज़राम अरकान के कदम रुक गए थे और इन अल्फाज पर लम्हा भर नज़रों में कोई तासर उभरा था जो वो देख ना सकी थी, क्योंकि आंखें अब ग्लासेस के पीछे छुपी थी। ज़राम ने बिना कोई जवाब दिए, बिना कोई इशारा दिए कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए, जबकि वो लड़की इसके इस रवैये को बिना महसूस किए अब राफे का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने इसको ढेरों चीज़ें दी थी। शायद इनके हाथ इसकी वो छोटी छोटी ख्वाहिशात वाली डायरी लग गई थी जिनको उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा किया था। वो बाहर निकली तो फलक और राफे को आहट तक हाथ हिलाकर बाय करती हुई गई। वैसे मैं सोचती हूँ कभी बॉस ने हथियार इस्तेमाल करके बंदा मारा तो क्या होगा। फलक सामने की जानिब देखती हुई बोली। हथियार से गैंगस्टर्स इस्तेमाल करते हैं मिस फलक। अपने बॉस का लेवल ही अलग है। बिना हथियार के बंदा मारना इसके लिए मामूली सा खेल है। राफे ने तारीफ करते हुए कॉलर को झटका दिया जब अचानक इसकी नज़र फलक पर गई जो संजीदा नज़रों से इसे घूर रही थी। इस वक्त इस कमरे में इसके सिवा कोई मौजूद ना था। ग्लास वाल के सामने खड़ा वो किसी गहरी सोच में गुम हाथ में मौजूद सिगार को कुछ कुछ देर बाद होंठों के करीब ले जा रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। वो खामोश रहा। फिर इसने कुछ तवक्कुफ के बाद रुख मोड़कर सिगार को रखा। अब वो अपना कोट उतार कर कुर्सी की पुश्त पर लटका रहा था। ये अमल करने के बाद वो अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगा। चेहरे पर छाई सख्त संजीदगी और भूंचे हुए होंठ। वो इस वक्त कदरे बुढ़े मूड में था। फिर वो जेब से फ़ोन निकालकर मेज़ पर रखता बाहर की जानिब भारी भारी कदम उठाए बढ़ गया। लड़की, तुम कुछ सुनती क्यों नहीं हो? फलक अलमारिया के सर पर खड़ी इससे अब कोफत ज़दा लहजे में बोली, जिसको वो कब से बाहर चलने का कह रही थी, मगर वो थी ढीठों की सरदार। एक ही जवाब था, जिसको इससे बात करनी है वो खुद चल कर आए। काम इसे है, मुझे नहीं। अब वो अपने लबों को सिए कानों में जैसे रुई ढाले इसे इग्नोर करती हुई इस कमरे से मुंसलिक बालकोनी में निकल गई। सामने का मंजर देखते ही इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आस पास बेतहाशा दरख्त जिनमें से कई पर फूल लगे हुए थे। ऐसे में इन दरख्तों के बीच रास्ता बन रहा था। ऊपर आसमान में घुलती सुर्खियां देख वो इस मंजर में खोने लगी।
वो इतना मुकम्मल और हसीन मंज़र पहली बार देख रही थी। इसका दिल चाहा, वो आज़ाद होती, काश वो इस लम्हा इस खूबसूरती को जी सकती। ठीक है, अब बॉस तुमसे खुद निपटेंगे, फलक ऊंची आवाज़ में कहकर बाहर निकल गई। जबकि इसे जैसे कुछ सुनाई ही ना दिया, इसकी आंखें बस इस मंज़र पर टिकी रहीं, खुला आसमान और खुली सरसब्ज़ ज़मीन का नज़ारा इतना खूबसूरत भी हो सकता था, इसने कभी ज़िंदगी में भी ना सोचा था। वो लड़की बेहद ज़िद्दी है, ना बात मानती है ना सुनती है। बाहर निकलते ही इसे राफ़े मिला, जो इसके बिगड़े हुए मूड को देखकर यकीनन कुछ-कुछ समझ चुका था, मगर वो इसे तफ़सील से बताती हुई आगे बढ़ गई। जबकि राफ़े बस कंधे उचकाकर रह गया। इसे इल्म ना था अंदर कौन-सी लड़की थी। वो इस दिन इनके साथ ना गया था, चूँकि वो शहर से बाहर था। तभी वो इस दिन इस काम में शामिल ना था, मगर इसे हर चीज़ का इल्म ज़रूर था। वो हर बात से वाकिफ़ था। अगर कोई कुछ किसी के मुतल्लक नहीं जानता था तो वो थी अलमहरिया। हैरत है बॉस, अब खुद बात करेंगे। किचन में आकर इसने सेब उठाकर धोते हुए हैरत से सोचा। इसने इस दिन बस इन लड़कियों को इनको बाहिफाज़त भेजने के बाद इनके मुतल्लक कोई बात ना की थी, और न जाने इस लड़की में ऐसा क्या था जो वो खुद इससे बात करने वाला था। कहीं मिसिस ग्नेस्टर तो नहीं होगी वो। सेब का बाइट लेकर इसने खुद से एक और बात अख़ज़ की। मैं कितना फ़ज़ूल सोचता हूँ, वो इमोशनल शख्स और शादी। हाँ, इसने अपनी ही बात पर जैसे मिट्टी डाली। सुबह की किरणें चारसू फैली, मगर वो यूं ही एक ही पोजीशन में रही। जबकि दूसरी जानिब दस्तगीर चेंजिंग रूम से बाहर निकला। स्याह रंग के शलवार कमीज में मलबूस वो बेहद बीच और खूबरू दिख रहा था। कॉलर दुरुस्त करते हुए वो आईने के सामने आया। आईने में नज़र आते अपने अक्स को इग्नोर किए वो पीछे बेड पर सुकून से सो रही ज़ायरा को देखने लगा। इसके ज़हन में इस वक्त बेइंतहा चीज़ें चल रही थी, जिनके बायस वो बमुश्किल 2 घंटे की ही नींद ले पाया था। अब भी ज़ायरा के चेहरे की जानिब देखते इसे रात में कहे गए ज़ायरा के अल्फाज याद आने लगे। याद नहीं, वो जैसे कानों में गूंजने लगे। वो अपनी कलाई में घड़ी बांधने लगा जब अचानक आईने से निगाह इसके बाजू पर गई, जहाँ से शर्ट हट चुकी थी, और इसके बाजू पर मौजूद नील वो साफ वाजिया देख सकता था। दस्तगीर के कदम जैसे मन मन भारी होने लगे। इसकी आंखों ने पल में सुर्खी इख्तियार की, जबकि इस पल इसके अंदर उठता इश्ताल आंखों से साफ वाजिया देखा जा सकता था। वो इन जख्मों को देखते हुए मुठियां भूंज गया। वो सच कह रही थी, वो हवेली वाले सख्त बेहिस और जालिम लोग थे, जिनमें एहसास नाम की कोई चीज़ ना पाई जाती थी। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदा बेटी की कब्र खुदवाकर इस पर फातिहा पढ़ ली थी। दस्तगीर के अंदर एक शदीद गुस्से की लहर उठी, मगर वो इस लड़की को देखते हुए होंठ बेहद सख्ती से भूंजकर इसके करीब बैठा पास पड़ी सा टेबल की ड्रा खोलते इसने इसमें से फर्स्ट एंड निकाला, जिसमें ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी। फर्स्ट एंड अपने करीब रखकर इसने ज़ायरा की गर्दन से शाल हटाई। इसकी पूरी गर्दन पर सुर्ख निशानात थे। इसकी तकलीफ़ और अजियत को देखते दस्तगीर ने चेहरे मोड़कर सांस भरने की कोशिश की, मगर बेसुध इसकी आंखें अब जल रही थी। वो जगह जगह से जख्मी थी। खुद में हिम्मत जमा करते दस्तगीर ने इसकी आस्तीन ऊपर की, जब अचानक वो गहरी नींद में इसकी उंगलियों का एहसास होते ही जाग उठी। सबसे पहली इसकी निगाह दस्तगीर के चेहरे पर जा रुकी, जो इसके करीब बैठा था। फिर इसने इसके हाथों को देखा। इसके छूने से पहले ही ज़ायरा झटके से उठ बैठी। मुझे हाथ मत लगाइएगा, वो कदरे सख्त लहजे में कहकर इसे दूरी इख्तियार करने को उठने लगी, मगर
दस्तगीर ने इसके सामने हाथ रखते बिना कुछ कहे जैसे रुक जाने का कहा। इसकी इस हरकत पर ज़ायरा ने गुस्सा भरी निगाहों से इसे देखा, जिसकी सुर्ख आंखें इस पर ही जमी थी। अपनी मुनाफ़्क़त अपने तक रखिए, मैं आपके डसकोलों में आने वाली नहीं। मैं कुछ वक़्त तक चुप थी तो वो मेरा गम था, सदमा था, मगर ये मत समझिएगा कि मैं कमज़ोर हूँ और अब हर बेजा ज़ुल्म सह लूँगी। हरगिज़ नहीं, ना ही मैं कमज़ोर हूँ और ना ही गुनहगार। मुझे इस हवेली के हर मकीन से अब घिन आने लगी है, इसमें आप भी शामिल। इसके अल्फाज दस्तगीर ने बीच में ही रोक दिए। वो इसके होंठों पर उंगली जमा गया। तुम्हें एक लफ्ज़ भी कहने की इजाज़त तो मेरे बाबा साईं को नहीं, तो जुल्म का सोच कैसे लिया तुमने? वो इसका हाथ नरमी से थामकर बाजू पर दवा लगाने लगा। वो अब अपना हाथ झटक ना पाई। तुम्हारी जानिब उठाया गया कदम बेइख्तियार या जल्दबाज ना था। मैंने तुमसे ये तल्लक सोच समझकर जोड़ा है, जो दस्तगीर लशारी अपनी आखिरी सांस तक निभाएगा। वो इसे इतनी नरमी से छू रहा था जैसे कि वो कोई कांच की गुड़िया हो। इसे इस लम्हा दस्तगीर लशारी बुरा नहीं लगा। वो मुनफरिद था इन सब जाबिर और जालिम लोगों में। वो एक अच्छा और हक पर चलने वाला इंसाफ पसंद शख्स था, वो जिसको इसने कभी जाना भी ना था। वो क्यों आखिर इसकी इतनी फिक्र कर रहा था? मैं अपनी ज़िंदगी तुम पर कुर्बान करने में लम्हा भर को नहीं सोचूंगा, मगर मुझे इन सब के बदले तुम्हारा यकीन चाहिए, जिसको यकीनन एक ना एक दिन मैं जीत ही लूँगा। वो रुका, फिर इसने इसकी आस्तीन को नीचे करते अब दूसरी कलाई थामी। मरहम रखने वाले अक्सर बुरे, गहरे और कभी ना मिटने वाले ज़ख्म दे जाते हैं। ज़ायरा ने इसके हाथ से अब की बार अपना बाजू खींच लिया। वो यूं ही बैठा अपने खाली हाथ को तकता रहा। कुछ रिश्ते में वाक़ई वक़्त दरकार होता है और इस लम्हा इस बात से दस्तगीर आशना हो चुका था। ज़राम कहाँ है? अंदर की जानिब बढ़ते शख्स के कदम सामने खड़े राफे को देखकर रुके। वो इसे अपनी सख्त रख्त निगाहों से देखकर पूछता हुआ जेब से हाथ निकाल गया। ज़ावियार, वो राफे फ़ोन की स्क्रीन से निगाह उठाकर इसे देखता हुआ कुछ कहने लगा, जब ज़ावियार की नज़र ऑफिस से निकल रहे ज़ाराम पर जा ठहरी। हमें बात करनी है। वो हाथ में मौजूद फाइल पकड़े इसकी जानिब बढ़ा। तभी राफे भी उठा। तुम नहीं राफे, सिर्फ ज़राम से। ज़ावियार ने चेहरा मोड़कर राफे को इनकार करते एक नज़र ज़राम को देखा, फिर वो आगे ऑफिस की जानिब बढ़ गया। जबकि इसके जाने के बाद ज़राम ने किसी भी जानिब देखे इसकी जानिब अपने कदम मोड़ लिए। इसके चेहरे के तासरात बिल्कुल ब्लैंक थे, जबकि पीछे खड़ा राफे ज़ावियार का लहजा और अंदाज पर हैरत के सिवा कुछ न कर सका। वो कभी यूं सीरियस ना होता था। हाँ, वो एक काम में काफ़ी सीरियस रहता, मगर यूं तो वो हमेशा ही हंसमुख और मजाक करता रहता था। वो परेशानी से अब टहलने लगा। इसे ये सोच और ज़ावियार का बिहेव बेहद अजीबो-गरीब लगा था। तुम जानते थे ना? ज़ावियार ने फाइल को टेबल पर पटकने के अंदाज में रखते हुए सामने कुर्सी पर बैठे ज़राम के चेहरे को देखकर सवाल किया। वो इस पल बेहद गुस्से के आलम में था, वरना किसी की इतनी जुर्रत ना होती थी कि ज़राम के सामने नज़र उठाकर भी देखे। आज वो इससे सख्त गुस्सा था, तभी वो इसकी जानिब आज निहायत गुस्से से घूर रहा था। क्या मैं तुम्हें जवाबदेह हूँ? ज़राम अब की बार उठ खड़ा हुआ। इसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। तुम जानते थे ना वो कौन है, कहाँ से आई है? तुमने ये बात छुपाई। तुम जवाबदेह नहीं, मगर तुम मुझसे ये हकीकत कैसे छुपा सकते हो? माज़ी तुम्हारे सामने नहीं आया था क्या? इसका लहजा अब कदरे धीमा हुआ। वो सिर्फ इसकी ज़ात को लेकर इतना सेंसिटिव था, मगर ज़राम इसकी बात को सिरे से इग्नोर किए ग्लास वाल के सामने जा खड़ा हुआ। क्या तुम इसे वापस भेज दोगे? अगर तुम ऐसा सोच भी रहे हो तो रास्ते में ही इसे
مروا دوں گا میں، ذرا مجھے ان سب سے بے تحاشا نفرت ہے، اور تم جانتے ہو میں تمہارے لیے ہر حد سے گزر سکتا ہوں۔ اب کی بار زاویار نے فائل کو زور سے ہاتھ مارتے زمین بوس کیا۔ زمین پر گرتے ہی اس پر ہر ایک انفارمیشن جو موجود تھی، وہ کاغذات یہاں وہاں بکھر گئے۔ ایک کاغذ رام کے پیروں تک جا پہنچا۔ اس میں بڑے بڑے حروف میں وہ نام لکھا تھا، اور اس کے نیچے تحریر نام دیکھ کر اگلے ہی پل زرام نے نگاہ پھیر لی۔ اسے یہاں رہنا ہوگا تاکہ انہیں بھی علم ہو جب کسی اپنے سے دور ہونا پڑے تو وہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ زاویار اب قدرے خود کو سنبھال چکا تھا۔ جب سے اس کے خاص آدمی نے یہ فائل پکڑائی، تب سے اس کے دماغ کی نسیں جیسے پھٹنے پر تھی۔ زرام کا سوچ سوچ اس کا دل جیسے مٹھی میں قید ہو رہا تھا۔ اب وہ اس کے بغل میں جا کھڑا ہوا، تبھی زرام نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچی۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہ تھا۔ تبھی حیرت سے زرام کو دیکھنے لگا، جو اب اسے گلاس وال سے لگائے اوپر اٹھا رہا تھا۔ اگلے ہی کچھ لمحوں میں اس کے پیر زمین سے اوپر ہو چکے تھے۔ سانس اس کا گھٹنے لگا، جبکہ منہ سے وہ کچھ بھی کہہ نہ پایا۔ تبھی زرام نے نظر موڑ کر اسے دیکھا۔ اگر میری اجازت کے بنا کسی نے بھی ایک قدم اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا کیا انجام ہوگا تم جانتے ہو؟ اس فائل کو جلا ڈالو۔ اس میں دوسری حقیقت اگر اس تک پہنچی تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے زرام نے اپنی بات کہہ کر جھٹکے سے زاویار کو چھوڑ دیا۔ اس کے چھوڑتے ہی زاویار بری طرح کھانستا ہوا جھکا، پھر اس نے ہر ایک یہاں وہاں بکھرا کاغذ اٹھاتے اسے فائل میں قید کر لیا۔ اگر تم کھیل کھیلنے کا سوچ رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر تنہا رہ جاؤ۔ اگر کھیل کا حصہ بننے کی طرف ہے تو میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ ایک سچا دوست کس حد تک اپنی دوستی نبھا سکتا ہے، تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ زاویار کے قدم باہر کی جانب جاتے ہوئے رکے۔ وہ بنا مڑے اسے کہہ کر پھر اگلے ہی پل باہر نکل گیا۔ زرام ارکان کیا سوچتا تھا، کیا کرتا تھا، اس بات سے کبھی بھی کوئی باخبر نہ رہا تھا۔ اب بھی اس نے کیا سوچا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کہاں ہے وہ منحوس لڑکی؟ کیا کوئی کام نہیں کرے گی کیا؟ دستگیر ابھی زینے اتر رہا تھا جب اس کی مورے کی آواز کانوں تک پہنچی۔ وہ کسی ملازمہ سے غصے میں سوال گو تھی، کیا میری بات اس حویلی کے لوگوں کے ذہن نشین اب تک نہیں ہوئی؟ وہ باقی کے زینے اترتا ہوا نیچے پہنچا۔ اس وقت ڈائننگ پر سبھی موجود تھے، جبکہ زاریہ اس کے پیچھے تھی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے کھڑی رہی۔ وہ اپنے متعلق ان کے زہر اگلتے لہجے سے ادا ہوئے الفاظ بخوبی سن چکی تھی۔ وہ جتنی بھی بہادر بن جاتی، وہ ان تمام حویلی والوں کا سامنا اتنی آسانی سے بنا خوف کے نہیں کر سکتی تھی۔ بس بہت ہو گیا، اور میں تمہاری بکواس نہیں سنوں گا۔ اس کی اتنی جرأت کہ یہ اس عہدے پر آئے۔ وہ اپنی مورے کی جانب دیکھ رہا تھا جب اس کے بابا سائیں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کرے تیوروں سے دیکھتے ہوئے وہ دستگیر کی جانب تیزی سے آئے۔ وہ ابھی زاریہ کا بازو پکڑتے، اس سے پہلے ہی دستگیر نے ایک ہاتھ سے زاریہ کو مکمل طور پر اپنے پیچھے چھپاتے دوسرا ہاتھ سے ان کا بازو گرفت میں لیا۔ وہاں موجود ہر فرد نے اس کی بغاوت کو حیرت سے دیکھا۔ وہ اپنے بابا سائیں کا ہاتھ پکڑے ان کے خلاف جا رہا تھا۔ اور یہ بات حیران کن تھی، اتنی اجازت تو میں اس کے سگے باپ کو نہ دیتا کبھی۔ بابا سائیں، آپ کا حق مجھ پر ہے، ہاتھ اٹھانے کا بھی، مارنے کا بھی، مگر میری بیوی پر کوئی سخت نظر بھی ڈالے میں یہ گوارا نہیں کروں گا۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ مان لیں، یہ زاریہ دستگیر لشاری ہے، کوئی اور عام لڑکی نہیں۔ دستگیر نے اب اپنے بابا سائیں کا ہاتھ چھوڑتے ان کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنے اسے تکتے رہے، انہیں اور کوئی آواز سنائی نہ دی۔ دستگیر کی نظریں ان میں کچھ ایسا ضرور تھا
کہ انہیں خاموش ہونا پڑا۔ وہ نظریں، وہ تاثرات، وہ کچھ نہ کچھ جیسے وارننگ دے رہے تھے۔ آج اور دستگیر نے اب سب کے سامنے زاریہ کا ہاتھ پکڑا، پھر اسے ڈائننگ تک لے آیا۔ وہ جس نے آج تک ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھایا تھا، آج دستگیر کی بیوی کی حیثیت سے وہ اس کرسی پر آ بیٹھی جو دستگیر سائیں کی تھی۔ دستگیر نے اس کے لیے کرسی کھینچی، پھر اسے نرم نظروں سے اشارہ کیا۔ یہ سب کسی خواب کی مانند تھا۔ سب لوگ اسے سخت حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ اٹھ کر جاتے تو اس کی نظروں پر بندھتے، تبھی صرف گھورنے پر ہی اکتفا کیا، جبکہ دوسری جانب دستگیر کھانے کی میز پر نہ بیٹھا، اس کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مورے، میں آپ کا احترام دل سے کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں زاریہ دستگیر کا بھی احترام کیا جائے۔ اس کا جو رتبہ ہے اب کوئی نہ بھولے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے انہیں بتانے لگا، جب کہ مورے سمجھ گئی وہ ان کی باتیں سن چکا تھا۔ یعنی وہ اسے کسی بھی کام کرنے کی بھی اجازت نہ دے رہا تھا۔ اس لڑکی کے جیسے دن پھر گئے تھے، وہ جس کو انہوں نے موت کے قریب لا کر چھوڑنا تھا، وہ اسے کوئی شہزادی بنا رہا تھا، مگر کب تک اس حویلی کے افراد کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم جذبات نہ تھے۔ ہر ایک فرد ایک سے بڑھ کر اس سے نفرت کرتا تھا، جس میں سارے ہی اس کے خون کے رشتے شامل تھے۔ اور جو لوگ اپنی حیثیت بول کر میری بیوی کو اس کی حیثیت بتانا چاہ رہے ہیں، وہ کان کھول کر سن لے۔ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ برداشت نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ زاریہ کے ہاتھ رہا تھا، مگر وہ بات اس نے کیوں کی تھی وہ سمجھ چکی تھی۔ تبھی اس نے نظر اٹھا کر مارخ کو دیکھا۔ مورے، یہ سب کو سمجھا دیجیے گا، میری ہر چیز، ہر اب سے زاریہ دستگیر کا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ دستگیر بار بار زاریہ کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر جیسے سب کو بار بار جتا رہا تھا۔ تم پچھتاؤ گے۔ دادا سائیں اٹھ کھڑے ہوئے، مگر وہ جو کہنا چاہتے تھے کہے بنا رہ نہ سکے۔ اللہ بڑا انصاف والا ہے، بے فکر رہیں۔ دستگیر نے نرم نظروں سے زاریہ کی جانب دیکھتے ان کو جواب دیا، جبکہ اس کی نظروں کی ہر تحریر وہ پڑھ سکتے تھے۔ اس بات سے کون نہ واقف تھا کہ زاریہ اور دستگیر کے بیچ کبھی بات بھی نہ ہوتی تھی، اور ایک ہی دن میں اتنا مضبوط تعلق نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سارا اس سے کھلوانا ہے، خود کچھ نہیں کھاؤ گے؟ مورے، جو کب سے اسے چھوٹے چھوٹے بمشکل نوالے لیتا دیکھ رہی تھی، ان سے پھر بھی چپ نہ رہا گیا تو بول اٹھی، مورے اپنا خیال رکھیے گا، اپنی حفاظت کرنا۔ مورے کا ہاتھ تھام کر ان پر بوسہ دیتا وہ زاریہ کی جانب مڑا، جبکہ اس کے الفاظ پر وہ بے ساختہ اس کی جانب نظریں اٹھا گئی۔ اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے اسے آس پاس کا جیسے ہوش آیا، نظریں چڑھا کر واپس پلیٹ پر جھک گئی۔ اس کا دیکھنا کسی نے چھپتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ ابھی باہر نکلتا جب اس کا فون بج اٹھا۔ اسے کام سمجھا کر بھیج دینا۔ دستگیر نے ہدایت دے کر فون واپس رکھا۔ تبھی داخلی دروازے سے داخل ہوتی 35 سالہ خاتون پر مورے کی نگاہ گئی۔ اے تو کون ہے اور یوں اندر کیوں چلی آ رہی ہے؟ وہ لڑکی سر پر دوپٹہ جمائے چہرے کو اس سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ وہ جی، مجھے سردار سائیں نے بلایا ہے ان کی بیگم کے واسطے۔ وہ چہرہ چھپائے ہوئے ہی انہیں جواب دے گئی۔ کیا؟ مورے حیرت سے دستگیر کو دیکھنے لگی جو پرسکون کھڑا تھا۔ اسے سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے، وہ خاص زاریہ کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ دستگیر شال کو درست کرتے ہوئے انہیں جواب دے کر ایک نگاہ سر جھکائے بیٹھی زاریہ کو دیکھا، پھر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ان کی بیگم کون ہے؟ وہ شاید اسے پہلی بار یہاں آئی تھی، تبھی کسی کو بھی نہ جانتی تھی۔ میں ہوں، کیوں ہاتھوں سے کھانا کھلانا ہے؟ مارخ جو تب سے چپ تھی، بالآخر اس کی جی ٹوٹی۔ وہ سخت تیکھی نظروں سے زاریہ کو دیکھ کر پھر اس خاتون کو دیکھنے لگی۔ مگر مجھے نہیں لگ رہی وہ شاید منہ پر سچ بولنے کی عادی تھی۔
माँ रुख जैसे जल भुन गई। मैं ज़ारिया को जैसे ये रिश्ता कबूल करने में वक़्त लगना था, इसलिए जवाब देते हुए भी वो बामुश्किल बोल पाई, अरे सोहनी बीबी, मेरा नाम अकीला है, मैं आपके साथ ही रहूँगी अब से। वो तो जैसे खिल उठी। मारूख का लहजा ही इसे बुरा महसूस करवा चुका था, जबकि ज़ारिया की मासूमियत पर जैसे इसका दिल आया। इस खातून की इस हरकत पर वहाँ सब ही जल भुन उठे। मगर वहाँ परवाह किसे थी? इसे जिसके लिए रखा गया था, इसे बखूबी से अंजाम देना था। तुम बाहर नहीं जा सकती, बाहर की जगह अनजान है तुम्हारे लिए सैफ। नहीं है, तुम नहीं जानती वो रास्ते। अलमहरिया बाहर जाने वाले रास्ते को दोबारा से देखने लगी। फलक इसे कब से समझा रही थी, मगर वो ज़िद्दी थी कि इसे जाना था। अच्छा ठीक है, जो मर्ज़ी करो, जाओ। तभी अचानक न जाने टोकती हुई फलक को क्या हुआ, लम्हा भर में वो बदल गई। इसका जवाब बदल गया, मगर इसे क्या? तभी वो चेहरे को डांपती बाहर निकली। वो बाहर निकलना चाहती थी। इस जगह पर जैसे कोई घुटन सी थी। इसका सांस बार बार रुकता था। कुछ अजीब सा महसूस होता था इस जगह पर। वो जो सोच कर निकली थी बाहर, बिल्कुल भी वैसा ना था। बाहर निकलते ही एक लंबी सी सड़क जा रही थी और इसे बाहर करते ही सामने जंगल शुरू हो रहा था। वो हैरत से आस पास छाई सनसनियत देखने लगी। इसे लगा फलक वाकई इसके अच्छे के लिए इसे रोक रही थी, मगर क्या यूँ किसी पर यकीन करना सही था, आसान था? या अल्लाह मदद! अल्लाह का नाम लेती वो आगे सड़क पर बैठ गई। इसे कोई रास्ता तलाशना था। इस वक्त वो ना जानती थी वो कहाँ जा रही थी, मगर इसे भागना था हर चीज़ से दूर। मगर वो भूल गई, हम किसी भी चीज़ से भाग नहीं सकते। भागना किसी भी बात का हल नहीं होता। हमें इस पल को, इसमें मौजूद किरदारों को फेस करना होता है। हर कीमत पर मुंह मोड़ना ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता। और वो इसका उल्टा कर रही थी, भाग रही थी सच्चाई से, हकीकत से मुंह मोड़कर। या फिर वो डर रही थी, अगर सच्चाई के पीछे का रूप इतना खौफनाक हुआ तो वो क्या करेगी? क्या वाकई कोई मौजज़ा है ये कि मैं इन घटिया मंसूबों से, इन घटिया लोगों के हाथ जाने से बच गई? क्या ये लोग वाकई मुहाफ़िज़ हैं? अगर हैं तो मुझे भेज क्यों नहीं रहे? सब तो जा चुके हैं, मैं क्यों यहाँ हूँ? आखिर क्या होना है अब? मैं इस रास्ते पर कैसे चलूँ? मैं तो कुछ नहीं जानती मैं किसके पास हूँ। मैं तो ये तक नहीं जानती वो कौन है शख्स। आखिर मुझसे ये लोग क्या चाहते हैं? मैं इन्हें क्या बताऊँ मैं यहाँ कैसे पहुँची? और घर, हाँ मुझे ज़ारिया को कॉल करनी होगी। वो न जाने कैसी है। अलमरिया के ज़हन में झमाका हुआ, वो ठीक तो होगी। मैं इसके साथ नहीं, वो सब इसका क्या कर रहे होंगे? या अल्लाह, तो इसकी हिफाजत करना। वो दोनों कितनी नादान थी, अपनी अपनी मुसीबत में फंसी थी, मगर एक दूसरे की फ़िक्र सताई जा रही थी। यह सड़क तो ख़त्म नहीं हो रही, क्या इनमें से कोई रास्ता निकलेगा? वो इन दरख्तों की जानिब देखकर सोचने लगी। फिर इसे न जाने क्या हुआ कि वो इनकी जानिब बढ़ गई। अल्लाह, तो मुझे भटके हुए रास्तों में रास्ता दिखाने वाला है। मेरा सहारा तो है, मेरा यकीन तो है। मेरी हिफाजत फरमा। वो इन झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ती हुई दिल से दवा गो थी। अभी इसे चलते हुए कुछ वक़्त ही हुआ था जब अचानक तेज़ खौफनाक आवाज़ इसके कानों से टकराई। या अल्लाह, ये क्या था? वो खौफ़ज़दा होकर जम सी गई। इसका वजूद कँप-कँपाने लगा। मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई घर नहीं है। मैं कहाँ जाकर छुपूँ? तभी वो आवाज़ इसे फिर से सुनाई दी। आह! या अल्लाह! वो क्या है? मुझे बचा। वो कानों पर हाथ रखती हुई नीचे बैठती चली गई। शौक़ पूरा हो गया। तभी इसे अपने अक़ब से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो अचानक मुड़ी तो इसकी निगाह सबसे पहले नीचे इस शख्स के कदमों में बैठे इस शेर पर गई, जो खूनख्वार निगाहों से इसकी जानिब देख रहा था। इसके पंजों को देखते इसने अचानक से दरख्त का सहारा लिया। तुम लोग कौन हो? वो बिना पूछे रह ना सकी। इसे लगा वो शेर इसे आंखों से ही चबा जाएगा। तुम्हें कोई जवाब दे नहीं है लड़की। अगर तुम्हें बाहिफाजत यहाँ रहना है तो अपना घर, हर रिश्ता भूल जाओ।
इस शख्स ने बेरहमी से कहते इसके वजूद को जंजीलों की जिद में कैद किया। वो झुके सर के साथ बस इस शेर को तकती रही। इसने नज़र उठाकर भी ज़राम अरकान को न देखा था। अगर देख लेती तो इसे इस शेर से ज़्यादा ज़राम अरकान के चेहरे पर छाई वहशत देख खौफ और बढ़ जाता। इसकी आंखों की सुर्खी और इनसे टपकती वहशत किसी को भी बाआसानी खौफज़दा कर सकती थी। दस्तगीर साईं के निकाह में आकर सोच रही हो कि तुम अब वाकई इस गढ़ की मालकन हो। वनी की औकात भूल गई हो क्या? तो ये भूल सुधार को, तुम्हारी औकात तो इनकी जूती के ज़र्रा बराबर भी नहीं। तुम हमारे नज़दीक घर में काम करते मुलाजिम से भी बदतर हो। वो अपने कपड़ों को तह लगा रही थी जो सारे ज़मीन पर पड़े थे। जब अकब से आती आवाज़ पर वो चौंकी। मारूख की हसद से भरी नज़रें इसके चेहरे को नफ़रत की निगाह से तक रहे थी। तुम्हारी आंखों की ये चमक जहर लग रही है मुझे। बोलते हुए अभी वो हाथ में पकड़ी छड़ी इसके चेहरे के करीब लाई ही थी जब किसी ने इस छड़ी को सख्त गिरफ्त में लेते पीछे को झटका। वो गुस्से से पलटी जब इसकी निगाह सामने खड़े दस्तगीर लशारी को देख हैरत से फटी की फटी रह गई। वो इस छड़ी को इस कदर सख्त नज़रों से देख रहा था कि इसे दस्तगीर की वहशत से चूर नज़रों से इसे खौफ महसूस हुआ। वो तो अभी बाहर निकला था तो इतनी जल्दी वापस कैसे आया? पीछे खड़ी वो सकते के आलम में दस्तगीर के हाथ से बहता खून देखने लगी। वो एक मुलाजम की हैसियत रखने वाली लड़की के लिए अपना खून बहा रहा था। तभी दस्तगीर ने छड़ी को महरूख के हाथ से छीनकर ज़मीन पर फेंकते अपनी वहशत पर काबू पाने की कोशिश सी की। इस लम्हा अगर तुम मेरे हाथों मरना नहीं चाहती लड़की तो अभी और इसी वक्त दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से और वहशत भरी आवाज़ में चलाया तो मारूख का दिल जैसे हलक में आ गया जबकि इसके पीछे खड़ी जारिया इसकी इस कदर सख्त व वहशत ज़दा आवाज़ पर काम कर रह गई। दस्तगीर के चेहरे पर इस पल चट्टानों से सख्ती थी। दूसरी जानिब आंखों से टपकती वहशत वो खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। वो बिना ज़हम की परवाह किए ज़ारिया की जानिब तेज़ी से बढ़ा। फिर इसने इसकी कलाई थामते कदम ऊपर की जानिब बढ़ा दिए। इसे इस पल दस्तगीर की इतनी संजीदगी से खौफ महसूस हो रहा था। इसे लगा वो अब इसे कुछ कहेगा या फिर हाथ उठाएगा। इसके तो जिस्म की कोई जगह भी ज़ख्म से बची ना थी। क्या अब वो इस पर जुल्म ढाने वाला था? वो तेज़ी से इसलिए अपने कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजे को बंद करते वो इसे खींच कर दरवाजे से पिन कर गया। इस सब में इसके दिल की धड़कन मामूल से तेज़ हो चुकी थी। वो सांस बमुश्किल ले पा रही थी। इसे लगा अगर इसने गहरा सांस लेने की भी कोशिश की तो दस्तगीर इसका सांस ही बंद कर देगा। वो इस पल इतने गुस्से में था कि देख ही नहीं पाया कि वो इससे इसके वजूद से खौफ महसूस कर रही थी। अपनी हिफाजत करने को कहा था ना मैंने। वो इसके गिर्द हाथ रखकर जख्मी हाथ की मुट्ठी भूंजते हुए सवाल करने लगा। इसकी गंभीर आवाज़ अपने नज़दीक से आती सुनकर वो और ज़ोर से आंखें नीच गई। इसकी आंखों को देख वो इसके अंदर बसे खौफ को महसूस करते जबड़े भूंज गया। वो इस लड़की से सवाल भी करता तो वो इससे खौफ महसूस करती थी तो इसका वजूद इसके लिए कितना अजियतनाक होगा। ये सोचकर ही इसकी दिमाग की नसें जैसे फटने को थी। वो इसकी जानिब से रुख मोड़ गया। बालों में हाथ फेरकर इसने अब की बार दाढ़ी में हाथ फेरा। इसकी आंखों की सुर्खी इसके अंदर उठते इश्ताल की गवाह थी। साईं वो जो बेहद गुस्से में अब मुट्ठियां भूंजे हुए था अचानक इसकी नरम बिखरी आवाज़ पर चौंका। इसने अपनी जानिब से इसे पहली बार मुखातब किया था और वो भी इतना प्यारा। दस्तगीर ने नज़रें फेर कर इसके चेहरे की जानिब देखा जिस पर डर और खौफ रकम था। कहो। वो मरा धीमा ठहरा हुआ लहजा सुनकर वो नज़रें उठाकर इसे देखने लगी। रोने के बायस सुर्ख होती आंखें और सुर्ख होते गाल
वो वाकई में दिखने में बेहद मासूम थी। आपका हाथ, इसकी नज़रों का असर इतना ज़रूर था कि वो नीचे की जानब देखती हुई भी कंफर्टेबल ना थी। सहर दस्तगीर अचानक दूसरा हाथ इसकी जानिब बढ़ाने लगा। जब वो इससे कई कदम पीछे हटी, मुझे हाथ मत लगाइएगा, मैं आपको पहले भी वार्न कर चुकी हूँ। वो अब फिर से फेंक कर रही थी। शायद इसे दस्तगीर के हाथ के जख्म ने बेसुकून किया था। मुझे इतना गिरा हुआ मत समझो, जिस शख्स ने तुम्हें सालों नज़र उठाकर भी नहीं देखा और तुम इसी से खौफ खा रही हो। दस्तगीर की आंखें जलने लगी। वो इसे कितना गिरा हुआ शख्स समझती थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपसे आपसे जुड़े रिश्ते से मुझे उलझन महसूस हो रही है। या तो मेरी जान ले लें या तो फिर खुद से आज़ाद। इसके ये अल्फाज अभी मुकम्मल भी ना हुए जब दस्तगीर इस तक पहुंचकर इसका चेहरा हाथ में दबोच गया। ज़ारिया दस्तगीर, तुम्हें इल्म होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर कैसा शख्स है। वो मरता मर जाएगा मगर ऐसी कोई हरकत कभी सर अंजाम नहीं देगा। इस रिश्ते को निभाने के लिए जोड़ा है मैंने, तोड़ने के लिए नहीं। मुझे बीच राह में छोड़ने जैसे फ़ाल नहीं मालूम और मुझे उम्मीद है अगली बार तुम अपने ज़हन में ये बात याद रखोगी, कोई गलत सोच भी ना सोचोगी। अगर तुमने दस्तगीर लशारी से अलग होने का सोचा तो वो दिन तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। जिस शख्स का तुमने नरम रूप दिखा है, तुम नहीं जानती वो अंदर से कैसा जानवर है। वो इसके चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा किए बोलते, इसके वजूद में अपना एक एक लफ्ज़ अंडेलता हुआ इसे वार्न कर रहा था। तुम्हें ये रिश्ता कबूल करना होगा, तुम पर तो दस्तगीर लशारी की ज़िंदगी भी कुर्बान, मगर जब तुमने मुझसे बगावत की तो मैं क्या हूँ इस दिन तुम जान जाओगी। मैं रिश्तों में सिर्फ खलूस और नीयत को मानने वाला बंदा हूँ। वो अब इसका गिर्द अपना जख्मी हाथ रख कर इसे सहारा दे गया। वो महसूस कर सकता था इसकी सख्त आवाज़ इसे खौफ ज़दा हो रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि अगर वो इसे थामता ना तो वो गिर सकती थी। आप मुझे खौफ ज़दा कर रहे हैं, वो नज़रें झुकाकर ममनाई, जबकि इसकी आवाज़ इतनी कम थी कि वो अगर इसके नज़दीक ना खड़ा होता तो सुन भी ना सकता। अब तुम इस तरह से देखोगी तो मामला जानलेवा हो जाएगा। इसकी नम आंखों की जानब देखते दस्तगीर ने गहरा सांस भरते जैसे अपने हसास को इस तक पहुंचाना चाहा, इन लफ्ज़ों के ज़रिए मैं आप पर यकीन नहीं करना चाहती। इसने साफ अल्फाज कहे। चलो वो सच तो कह देती थी। शायद इसे दस्तगीर लशारी का दिल रखना ना आता था। किसी के किए की सज़ा मैं किसी और को देने का रवादार नहीं हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद है मुझे। अब छोड़ो मुझे, बेहद ज़रूरी काम है। सबको यही लगेगा कि बीवी मुझे ख़राब कर रही है। आखिर में वो शोखा हुआ जबकि इसकी बात पर वो निगाहें उठाकर इसे देखने लगी, जिसकी आंखों में शरारत थी। मैंने कब पकड़ा? फिर इसका ध्यान दस्तगीर के हाथ की जानिब गया, जिसको इसने अपने चेहरे से हटाकर इसकी उंगलियों को थाम रखा था। ये आपकी गलती है। इसने फ़ौरन से गिरफ्त छोड़ दी, जबकि आपकी गलती सुनकर दस्तगीर ने आंखों से इसे घूरा जैसे पूछ रहा हो, वाकई तुम मुझे प्यारी लगती हो तो ये भी मेरी ही गलती हुई। दस्तगीर इससे एक कदम पीछे हटता हुआ इसके चेहरे की सुर्खी को देखने लगा। वो क्या वाकई ब्लश कर रही थी? दस्तगीर इसके चेहरे की जानिब उठने वाली निगाह हटाने से कासर था। वो लड़की कोई जादूगरनी थी शायद, जो इसे एक ही नज़र में अपना असीर कर चुकी थी। वो ये मलबा भी ज़ारिया दस्तगीर के सर डाल गया कि वो इसे अपनी जानिब खींच रही थी। इस लड़की में न जाने ऐसी क्या और कैसी कशिश थी कि वो इसकी जानिब खींचा चला जाता था। इसे देखते ही इसके चेहरे के तासरात सर्द से नरम हो जाते थे। बाबा कहते थे मैं मम्मा जैसी हूँ। इसकी आंखों में उतरती नमी दस्तगीर के ज़ेरक निगाहों से छुप ना सकी। इसके अल्फाज बेहद भारी लहजे में अदा हुए, जैसे वो खुद को रोने से बाज रखे हुए थी। शायद उन्होंने तुम्हें ठीक से देखा ना था। तुम्हारी आंखें चच्चा साईं जैसी हैं। दस्तगीर इसके करीब आकर इसकी आंखों में आई नमी को नरमी से साफ करता हुआ बोला। वो हैरत से इसे देखने लगी।
वो जिस शख्स का ज़िक्र इस घर में जैसे हराम था, वो इसके मुतल्लक इतनी मोहब्बत और नरमी से बात कर सकता था। वो यकीन न कर पाई, सालों गुज़र चुके थे, किसी ने इसके बाप के मुतल्लक कोई भी ज़िक्र ना किया था। अगर कोई कर देता तो यकीनन इसका जो हाल होता इससे कोई बेखबर ना था। वो कहते थे तुम गुस्सा में मुझ जैसी हो। दस्तगीर ने इसके गाल को सहलाते हुए इसका मूड चेंज करने को कहा, मगर वो बात सच थी। बचपन गुजर गया और ये वक्त आ गया जिसमें मुझे अपने किसी इमोशनल का भी इल्म नहीं। इसने दस्तगीर का हाथ हटाना चाहा, मगर इसकी नज़रें अपने चेहरे पर पाकर वो ये ना कर सकी, वो इसे झटक क्यों नहीं सकती थी। वो जान ना पाई तुम बहुत जल्द मेरे लिए बहुत से एहसास फ़ील करने वाली हो, फिर तुम मुझसे अपने लिए जानम साईं जैसे अल्फाज सुनना चाहोगी। वो फिर से पटरी से उतर गया। शायद इसे ज़ारिया को छेड़ना इसका पसंदीदा मुश्किलें में शामिल हो चुका था। मैं इस हवेली में ही परवरिश पाई लड़की हूँ, जिसके ऐसे कोई भी ख्वाब नहीं जो इसकी औकात से बाहर हों। इसका जवाब बेहद संजीदा था। तुम्हें क्या लगता है अब भी हर चीज़ वैसी रहेगी? तुम अभी मुझे नहीं जानती ज़ारिया। दस्तगीर अब हर सोच ये दस्तगीर अब हर चीज़ हर निज़ाम ने बदलना है। तुम अपनी आंखों से हर चीज़ बदलती देखोगी। अगर दस्तगीर लशारी खामोश है तो ये इसकी कमज़ोरी नहीं है। दस्तगीर अब इसका गाल थपथपाकर चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ गया। इसे कपड़े बदलकर वापस निकलना था। दूसरा, इसे असवद यार को दिमाग भी ठिकाने लगाना था, जिसको इसने एक ऐसी खतून को हिफाजत करने के लिए भिजवाने का कहा था। मगर वो तो इतनी लापरवाह होगी। अगर वो वक़्त पर ना पहुंचता तो कुछ भी हो सकता था। इस वक़्त इसके अंदर जो गुस्सा था वो कम ना हुआ था। बस वो इस लड़की को अपने वजूद से खौफज़दा होते ना देख सकता था। वो बाहर निकला तो इसने ब्राउन कलर की शलवार कमीज ज़ेब तन की हुई थी, कंधे पर स्याह शाल डाले। वो बाहर निकलकर अब जूते तब्दील करने लगा, जब इसकी नज़र बेड पर फर्स्ट स्टैंड लेकर बैठी ज़ारिया पर जा ठहरी। इसके इस हरकत पर दस्तगीर के लब मुस्कुराहट में डले। वो लड़की बहुत जल्द बदल सकती थी। बस इसे जो चीज़ दरकार थी वो थी मोहब्बत, जो इसे भीख में भी किसी से नहीं नसीब हुई थी। वो अपनी शाल दुरुस्त करता हुआ इसकी जानिब बढ़ा, फिर इसके करीब रखे फर्स्ट स्टैंड को खोलकर इसमें से ज़ारिया के लिए दवा निकाली। मैंने आपके लिए निकाला था। वो इसे अपनी कलाई पकड़ते देख वजाहत देने लगी। मुझे ये ज़ख्म ज़्यादा अज़ियत देते हैं। वो इसके बाजू के निशानात पर दवा लगाता हुआ बोला। इसकी रौबदार आवाज़ पर वो खामोश हो गई। वो इस रंग में बेहद शानदार दिख रहा था। वो नज़रें फ़ौरन से फेर गई। अगर इसे इल्म हो जाता कि वो इसे कितना प्यारा लगता था, तो यकीनन ये इसके लिए मसला बन सकता था। वो इसके दोनों बाजुओं पर दवा लगाकर इसकी गर्दन की जानिब देखने लगा, जहाँ दुपट्टा मौजूद था। वो इसकी नज़र देखकर फ़ौरन से इसके हाथ से दवा खींच गई। फिर वो अब दूसरी दवा उठाकर दस्तगीर का हाथ झिझकते हुए थामकर इसके ज़ख्म को पहले साफ करने लगी। ये सब करते हुए इसने दस्तगीर के हाथ की शहादत की उंगली बस थोड़ी सी पकड़ रखी थी। वो इसकी एहतियात पर मुस्कुराया। वो अनजाने में भी ऐसी हरकतें कर जाती थी कि दस्तगीर के दिल का हाल बदल जाता था। अब भी वो चेहरे पर दर्द भरे तासरात लिए दस्तगीर की दिल की दुनिया हिला गई। वो वाकई एक दिन इसे अपने कदमों में ला छोड़ने वाली थी। यानी ज़ारिया सहर दस्तगीर लशारी के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो रही थी। वो बंदा जो किसी से दो लफ्ज़ी बात भी ना करता था, वो इसके सामने इतना बदल जाता था कि इसे किसी और शख्स का गुमा होता।